New chapter in taxation, and that is your capital gain. कैपिटल गेन हम लोगों ने जो अब तक देखा, इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी. नाउ we'll start a new head of income, and that is your capital gain. पीजीबीपी चैप्टर देखने में बहुत बड़ा था और काफ़ी ढेर सारे प्रोविजंस थे, लेकिन उसमें एक अच्छाई थी. सबसे बड़ी अच्छाई ये थी कि कोई भी एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से कोरिलेट जल्दी नहीं करता था. मीन्स हर एक सेक्शन इंडिपेंडेंट था नॉर्मली, और जल्दी एक दूसरे सेक्शन को कोरिलेट नहीं करता था. अगर हमने केवल सेक्शन 35 एडीडी पढ़ लिया दैट इज़ ओके, डीडीए पढ़ लिया दैट इज़ ओके, एडी केवल पढ़ा तो भी ओके. हर एक सेक्शन इंडिपेंडेंट था. लेकिन अगर हम कैपिटल गेन की बात करें तो पूरा का पूरा चैप्टर, यानी जितने भी सेक्शंस हम इसमें देखेंगे, सारे के सारे सेक्शंस एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे. उतने सेक्शंस नहीं हैं जितने पीजीबीपी में हैं, लेकिन हाँ, हर एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को कोरिलेट करेगा. अगर आपका बीच में कोई सेक्शन स्किप कर जाएगा तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल भरा टास्क हो जाएगा आगे इसको कंटिन्यू करना, कहीं ना कहीं मुश्किल आएगी. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई क्लास स्किप ना हो, मेरे द्वारा नहीं, फ्रॉम योर साइड, ठीक है. तो आपकी ओर से कोई क्लास मिस ना हो, अगर कैपिटल गेन ढंग से और पूरी तरह समझना है तो. जिस तरह हम लोगों ने सैलरी चैप्टर में चार्जिंग सेक्शन देखा था, दैट वाज सेक्शन 15. जिस तरह हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी में चार्जिंग सेक्शन देखा था, दैट वाज सेक्शन 22. जिस तरह हम लोगों ने पीजीबीपी चैप्टर में चार्जिंग सेक्शन देखा था, दैट वाज योर सेक्शन 28. इन द सेम मैनर, under the head capital gain there is a charging section, and that is your section 45, or you can write it as section 45 subsection 1. लेकिन हम इस सब सेक्शन को थोड़ा सा किनारे करते हैं, हम इसको सेक्शन 45 के नाम से ही जानेंगे. सेक्शन 45 इज द स्टार्टिंग ऑफ योर कैपिटल गेन. क्या कहता है ये कैपिटल गेन चैप्टर? हम लोगों ने कोई घर से प्रॉपर्टी से कुछ कमाया तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता था. सैलरी से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो वहाँ पर एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल था. कोई बिजनेस मैंने किया तो वो मेरा पीजीबीपी चैप्टर में टैक्सेबल था. अगर मैंने अपनी कोई एसेट ट्रांसफ़र की है, क्या की है? एसेट ट्रांसफ़र की है. कौन सी एसेट? कैपिटल एसेट. अगर मैंने अपनी कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र की है तो इस कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र पर जो प्रॉफिट होगा वो किस हेड में टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन में. पक्की बात है. हम लोग यहाँ पर किसको केवल शामिल करते हैं? केवल प्रॉफिट को, लॉस को शामिल. मैंने 50 बार बोला है कि हम लोग यहाँ पॉजिटिव प्रॉफिट और नेगेटिव प्रॉफिट दोनों की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो. हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट में कौन सा चीज़ शामिल नहीं? लॉस नहीं शामिल है. क्या नहीं शामिल है? इनकम का मतलब पॉजिटिव इनकम एज वेल एज निगेटिव इनकम. गेन का मतलब पॉजिटिव गेन एज वेल एज निगेटिव गेन. प्रॉफिट का मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट एज वेल एज निगेटिव प्रॉफिट. ये चीज़ दिमाग में सेट करो.
ठीक है ना। तो यहां पर हम प्रॉफिट और लॉस दोनों की बात करते हैं। प्रॉफिट तो केवल लिखने के लिए वर्ड यूज होता है, दैट ऑल्सो इंक्लूड योर नेगेटिव प्रॉफिट। नेगेटिव प्रॉफिट मीन्स लॉस। तो अगर कोई प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है किसको ट्रांसफर करने पर, इफ एनी capital, if any profit is arises due to transfer of a capital asset is to be chargeable to tax under the head capital gain. That's it. सेक्शन 45 यही लाइनें बोलता है। क्या बोलता है जरा ढंग से देखें। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ capital asset is chargeable to tax, is chargeable to tax under the head what? Under the head what? Capital gain. आगे वर्ड देखें, in the same previous year, in the same previous year in which transfer took place. Any profit or gain arising from transfer of a capital asset is to be chargeable to tax under the head capital gain in the same previous year in which transfer took place. सारी चीजें इसी से स्टार्ट होंगी। ये पूरा स्कोप बताता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस हेड। दो चीजें ध्यान दें, पहला ट्रांसफर और सेकंड कैपिटल एसेट। यानी कि कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को हम टैक्स चार्ज करते हैं किस हेड में? किस हेड में? कैपिटल गेन हेड में। क्लियर है? यानी अगर ट्रांसफर हुआ लेकिन वो कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं होगा। अगर कैपिटल एसेट है लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ तो भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। कैपिटल गेन होने के लिए जरूरी है कि ट्रांसफर हो और वो ट्रांसफर किसका हो? कैपिटल एसेट का। बोथ ऑफ दीज टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, कि ट्रांसफर भी हो और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो, तो ही कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबिलिटी आएगी, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। तो दो चीजें होनी जरूरी हैं, एक तो ट्रांसफर होना जरूरी है और दूसरा कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना जरूरी है। सर ये हम कैसे समझेंगे कि ट्रांसफर हुआ, हम कैसे समझेंगे कैपिटल एसेट है कि नहीं? तो ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 247 और ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। यानी ये जानने के लिए कि कैपिटल एसेट क्या होती हैं उसके लिए हमको सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 की स्टडी करनी पड़ेगी। ये जानने के लिए कि ट्रांसफर क्या होता है उसके लिए हमको डेफिनेशन देखनी पड़ेगी सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 की। दैट्स इट। अगर ये दो डेफिनेशंस देख ली जाए तो हमारे लिए सारा काम आसान हो जाएगा। Any profit or gain arising from transfer of a capital asset is chargeable to tax under the head capital gain in the same previous year। ढंग से सुने, अगर मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर
11-12 में कोई एसेट ट्रांसफर हुई है, कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कब हुई है? 11-12 में। तो जैसे ही ट्रांसफर हुआ क्या लगा दो इस पर? कैपिटल गेन भी इसी साल लग जाएगा। किस प्रीवियस ईयर में? 11-12। जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होगा उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स लग जाएगा, यानी उसी प्रीवियस ईयर में असेसमेंट ईयर में असेस्ड करेंगे। इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। चलो भाई, क्या इसका भी कोई इंपैक्ट आएगा? आगे देखा जाएगा क्या इंपैक्ट आएगा। क्लियर है? हटा सकते हैं इसको। नोट हो गया है? तो हम लोगों ने सेक्शन 45 केवल देखा कि चार्जिंग सेक्शन क्या है? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस और टेकन प्लेस। सेक्शन 214 डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। ये कैपिटल एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? अब एक लिस्ट बनती, ये फर्नीचर कैपिटल एसेट मानो, ठीक है ना, ये फर्नीचर कैपिटल एसेट मत मानो, ये एसी कैपिटल एसेट मानो, वो एसी कैपिटल एसेट ना मानो, ये गाड़ी कैपिटल एसेट मानो, बड़ा कंफ्यूजिंग रहता। तो बजाय इसके ये बताने के कैपिटल एसेट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, ये बताने के बजाय डेफिनीशन ने हमको ये बताया कि ये 5 चीज़ें कैपिटल एसेट नहीं होती। इन 5 को अगर हटा दिया जाए तो बाकी सारी की सारी एसेट्स क्या होंगी? कैपिटल एसेट्स होंगी। इन 5 चीज़ों को हटा दें, क्या बचेगा? बाकी सारी एसेट्स कैपिटल एसेट है। अगर हमको अब डिफाइन करना हो व्हाट इज कैपिटल एसेट, बस देख लो, अच्छा ये पहला है, दूसरा है नहीं है, तीसरा है, फोर्थ है, फिफ्थ है नहीं है, तो इसका मतलब ये कैपिटल एसेट है, क्योंकि इन 5 को छोड़ दो तो बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? कैपिटल एसेट है। वो 5 चीज़ें क्या हैं? ढंग से सुनेंगे। ऑल मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स, ऑल मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेरे घर में जो एसेट यूज हो रही है क्या वो कैपिटल एसेट है? उसको भी कैपिटल एसेट मानोगे? जो मेरे घर में एसेट यूज हो रही है वो भी कैपिटल एसेट ही है। हाँ, क्यों? मेरे घर में जो एसेट यूज हो रही है वो भी कैपिटल एसेट ही तो है। पीजीबीपी से थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा सा पहले अब ब्रेन वॉश करो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीजीबीपी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर ओनली पीजीबीपी। पीजीबीपी को बिल्कुल किनारे करो। तुम्हारे दिमाग में अभी भी किस चीज़ की दिमाग में बात चल रही है कि हम लोग पीजीबीपी को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसीलिए तुम लोग का जवाब ना में आ रहा है, ठीक है ना? तो पीजीबीपी को बिल्कुल किनारे करो। अब जरा सोच कर बताओ कि अब मेरे घर का क्या बिल्डिंग जो है क्या कैपिटल एसेट नहीं है? अब देखो जवाब कैसे बदल गया। तो पहले तो पीजीबीपी को बिल्कुल किनारे करके बात करते हैं, बिल्कुल हम नया हेड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर बिजनेस की तो कोई बात ही नहीं होगी। किसकी बात नहीं होगी? बिजनेस की दूर दूर तक कोई बात ही नहीं होगी। बिजनेस को बिल्कुल किनारे करो। अब एक लेमैन की तरह सोचो, क्या मेरी बिल्डिंग है क्या वो कैपिटल एसेट नहीं है? क्या लैंड है वो कैपिटल एसेट नहीं है? फर्नीचर है क्या वो कैपिटल एसेट नहीं है? वो कैपिटल एसेट्स हैं। कौन कौन सी चीज़ें कैपिटल एसेट्स होती हैं? सारी की सारी मूवेबल एंड सारी की सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज कैपिटल एसेट होती हैं। सारी की सारी मूवेबल और सारी की सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज कैपिटल एसेट्स होती हैं। मेरे बिजनेस की ये जमीन है, क्या ये कैपिटल एसेट है? हाँ, चाहे वो एसेट्स बिजनेस से बिलोंग करे या ना करे, वेदर all movable or immovable assets या all movable or immovable properties whether belonging to the business of the SSE or not। क्यों? चाहे वो SSE के बिजनेस से बिलोंग करें या ना करें, सारी की सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल एसेट्स लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा। ऑल द मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स वेदर बिलोंगिंग टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट,
चाहे वो एसएससी के बिजनेस से बिलोंग करें या ना करें, सारी की सारी एसेट्स क्या होंगी? कैपिटल एसेट्स होंगी। कौन सी चीजें छोड़कर? बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, इनको छोड़ करके। इनको छोड़ करके सारी की सारी एसेट्स हमारी कैपिटल एसेट्स होंगी। किनको छोड़ करके? इन 5 को छोड़ करके। क्लियर है? पहला, स्टॉक इन ट्रेड। चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक हो, और चाहे WIP का स्टॉक हो, चाहे स्टोर्स हो। यानी बिजनेस में कंजम्पशन के लिए जो मैंने स्टॉक रख रखा है, उनको अगर सेल करेंगे वो तो PGBP में जाएगा ना, कि उस पर कैपिटल गेन भी दोगे। जब वो PGBP में जा चुका है, मेरा काम है ये फर्नीचर खरीदना और बेचना। मैंने फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर बेचा, कौन सा बिजनेस? मेरा ये बिजनेस इनकम है या कैपिटल एसेट है? ये मेरा बिजनेस इनकम में आएगा, ये कैपिटल गेन में नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टॉक की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है? तो जब स्टॉक को हम परचेज या सेल करते हैं, दैट इज वेरी मच चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड PGBP एंड नॉट अंडर द हेड कैपिटल गेन। उनको हटाया गया है, तो स्टॉक इन ट्रेड बिल्कुल हटा दिया गया। दूसरा, एग्रीकल्चरल लैंड। इधर सुने, 2 चीजें होती हैं, एक होता है एग्रीकल्चरल इनकम और एक होता है ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। बोलो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चरल इनकम से जो हमें प्रॉफिट होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से, वो 100% एग्जेम्प्ट होता है, उस पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगता। और हम यहाँ एग्रीकल्चरल इनकम की बात कर ही नहीं रहे, हम इसकी बात कर ही नहीं रहे, यानी ये पूरी तरह एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर? अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल लैंड की, तो इसको कैपिटल एसेट माना ही नहीं गया है। देखें जरा, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट नहीं माना गया और एग्रीकल्चरल लैंड को भी कैपिटल एसेट नहीं माना गया। यानी अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर करोगे ना, तो भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। इनकम तो एग्जेम्प्ट है ही है, लैंड को भी अगर ट्रांसफर करते हो तो भी वो एग्जेम्प्ट है। जब वो एसेट है ही नहीं तो एग्जेम्पशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब वो एसेट है ही नहीं तो एग्जेम्पशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। एसेट होनी चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए। एसेट तो है ही नहीं तो कैपिटल गेन आएगा नहीं। बोलो ना, क्लियर है? क्या सारी जितनी भी जमीनें हैं क्या वो एग्रीकल्चरल लैंड हैं? बोलो ना। जहां जहां खेती की जाती है वो क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड है। मेरा घर सिटी के बिल्कुल बीच में है। अब बताओ, उसके पीछे मैंने एक लॉन छोड़ रखा है अच्छा खासा, उस पर मैं खेती करता हूं। बताओ वो एग्रीकल्चरल लैंड है या नहीं? वो नहीं मानी जाएगी। एग्रीकल्चरल लैंड शुड नॉट बी सिचुएटेड इन ए स्पेसिफाइड एरिया। ये याद रखना, जो स्पेसिफाइड एरिया के बाहर हो, गांव की बात करते हो, वहां की एग्रीकल्चरल लैंड है। शहर के बीच की जमीन को तुम एग्रीकल्चरल लैंड बोलोगे? ये कौन सी पॉसिबिलिटी है भाई? अब बात समझ में आई? तो एग्रीकल्चरल लैंड विच इज नॉट सिचुएटेड इन वेयर स्पेसिफाइड एरिया। तो सर ये स्पेसिफाइड एरिया बता दीजिए आप। हाँ, मेरा घर स्पेसिफाइड एरिया में आता है। मेरा घर कहाँ आता है? स्पेसिफाइड एरिया में। मेरा घर कहाँ आता है? स्पेसिफाइड एरिया में। और जब मेरा घर स्पेसिफाइड एरिया में आता है तो वहां की जो एग्रीकल्चरल लैंड यूज होती है वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानी जाएगी। अगर मैं उसको ट्रांसफर करता हूं तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। क्लियर है? देखें इधर,
सर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सी जमीन एग्रीकल्चरल है और कौन सी जमीन एग्रीकल्चरल नहीं है? बताया गया कोई भी जमीन जो म्युनिसिपल बोर्ड या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट्स में आए, कोई भी जमीन जो म्युनिसिपल बोर्ड की लिमिट में आए, नगर निगम की लिमिट में आएगी, वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो स्पेसिफाइड एरिया है। क्या है वो? स्पेसिफाइड एरिया। ये आपका शहर है, ये आपका स्पेसिफाइड एरिया हो गया। जहां पर म्युनिसिपल बोर्ड और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम करते हैं, जहां पर उनकी लिमिट्स आती है, द लैंड विच इज सिचुएटेड विद इन द लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, दैट इज योर स्पेसिफाइड एरिया, दैट इज योर स्पेसिफाइड एरिया। और स्पेसिफाइड एरिया में आने वाली जमीन हमारी एग्रीकल्चरल नहीं होती, यानी एग्रीकल्चरल लैंड होने के लिए स्पेसिफाइड एरिया के बाहर जाओ, यानी इस एरिया के बाहर जब हम जाएंगे तो मेरी क्या होगी? एग्रीकल्चरल लैंड। लेकिन एक कंडीशन और रखी, कोई भी ऐसी जमीन जो स्पेसिफाइड एरिया के क्या है? बाहर है, लेकिन उस लोकल लिमिट के 8 किलोमीटर के अंदर है, उस म्युनिसिपल बोर्ड की लिमिट के कितने किलोमीटर के अंदर है? 8 किलोमीटर के अंदर है, तो भी वो जमीन क्या नहीं कहलाएगी? एग्रीकल्चरल लैंड। यानी म्युनिसिपल की लिमिट के बाहर 8 किलोमीटर के अंदर भी अगर कोई जमीन है तो भी वो क्या कहलाएगी? स्पेसिफाइड एरिया। क्लियर है? अब जरा मैं पढ़ता हूं, ढंग से सुनना। ढंग से सुनेंगे। If it situate in any area which is comprised within the jurisdiction of municipality, हाँ या ना? जो म्यूनिसिपलिटी एरिया या जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगी वो हमारा स्पेसिफाइड एरिया कहलाएगा। एंड इट्स पॉपुलेशन शुड नॉट बी लेस देन 10,000, यानी कि हमारी जमीन जहां पर है वहां की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 10,000 से अधिक। एक तो म्यूनिसिपल एरिया में आए, म्यूनिसिपल बोर्ड की लिमिट में आए, और म्यूनिसिपल बोर्ड की पॉपुलेशन 10,000 से अधिक होनी चाहिए, तो वो स्पेसिफाइड एरिया हो गया। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? कि म्यूनिसिपलिटी बोर्ड की लिमिट्स के अंदर आए और वहां की पॉपुलेशन कितनी हो? 10,000 से अधिक। ठीक है। लेकिन अगर 10,000 से अधिक नहीं है और म्यूनिसिपल बोर्ड के अंदर आती है वो जमीन, तो भी वो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एग्रीकल्चरल लैंड। पहली कंडीशन। दूसरा, ढंग से सुनना। कोई भी जमीन जो म्युनिसिपल बोर्ड या कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट के बाहर है लेकिन 8 किलोमीटर के अंदर है, वो भी मेरी क्या कहलाएगी? स्पेसिफाइड एरिया। पक्की बात है ना? तो ये हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है। स्टडी मैट है आप लोगों के पास? खोलें उसको, खोलें। देखें, स्टडी मैट की वो 4 लाइनें पढ़ते हैं। पेज नंबर 4.167 है। ओनली रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द टर्म कैपिटल एसेट। रूरल का मतलब शहर में। क्यों? रूरल का मतलब शहर, हाँ तो, और शहर का मतलब क्या होता है? अर्बन। ठीक है ना? तो अंडरलाइन कर लो, गांव की जमीन कहीं पर लिख लेना, भूलना मत इसको। ओनली रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टर्म परव्यू ऑफ द टर्म कैपिटल एसेट, यानी कैपिटल एसेट के टर्म से उसको बाहर किया गया है, केवल रूरल एरिया को। हैंस अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कंस्टिट्यूट्स कैपिटल एसेट। बिल्कुल सही है, शहर की जमीन को हम एग्रीकल्चरल लैंड
क्या नहीं मानेंगे और उसको कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में ले आएंगे। Accordingly, agricultural land situated within the limit of the municipality or cantonment board having a population of 10,000 or more, एग्जैक्ट अगर 10,000 या उसके ऊपर की पॉपुलेशन है तो भी वो मेरा क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड एरिया। क्या कहलाएगा, ये वाला एरिया। ये अगर म्यूनिसिपल बोर्ड या कंटोनमेंट बोर्ड या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट्स के अंदर है कोई जमीन तो वो स्पेसिफाइड एरिया है। और स्पेसिफाइड एरिया के अंदर कौन सी एग्रीकल्चरल लैंड भाई, कौन सी जमीन, उसको आप एग्रीकल्चरल नहीं मान सकते। हाँ, वहाँ की पॉपुलेशन 10,000 या उससे अधिक होनी चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन। फर्दर, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन एरियाज लाइंग विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट। अगर कोई जमीन इस म्युनिसिपल बोर्ड या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट के बाहर है लेकिन 8 किलोमीटर के अंदर है तो भी वो मेरा स्पेसिफाइड एरिया माना जाएगा और इस एरिया के अंदर आने वाली जमीनें भी क्या होंगी, कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आ जाएंगी, वो शहर की ही जमीन मानी जाएगी। क्लियर हुआ? यानी म्युनिसिपल बोर्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या अथॉरिटी या फिर कह सकते हो कंटोनमेंट बोर्ड। सर ये कंटोनमेंट बोर्ड क्या है, ये कंटोनमेंट बोर्ड बता सकते हो? कंटोनमेंट बोर्ड जहां जहां एयरफोर्स है, जहां जहां क्या है एयरफोर्स है, उन लोगों ने अपने लिमिट्स बना रखे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। अब आप 10 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दो, रात में यहाँ से जहाज आए, दोनों का टकराव हो जाए, वो पॉसिबल, वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। बात समझना, लाइट वैसे ही जाती है बहुत ज़्यादा, है कि नहीं, तो टक्कर हो सकती है। तो कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट्स बनाई गई हैं कि इन लिमिट्स में आपकी प्रॉपर्टी ऐसे रहेगी, इस तरह से रहेगी, आपका मैप ही नहीं पास होगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है म्युनिसिपल बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट्स के अंदर अगर कोई ज़मीन आएगी तो स्पेसिफाइड एरिया है, बशर्ते वहाँ की पॉपुलेशन 10,000 या उससे अधिक हो। दूसरा, इस म्युनिसिपल बोर्ड या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट्स के बाहर अगर कोई ज़मीन है जो कि 8 किलोमीटर के अंदर है तो वो भी हमारी क्या मानी जाएगी, स्पेसिफाइड एरिया मानी जाएगी और वो कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आएगी। यानी ये पूरा का पूरा स्पेसिफाइड एरिया है और इसके अंदर अगर कोई ज़मीन होगी तो वो स्पेसिफाइड एरिया के अंदर आई गई मानी जाएगी। इसके बाहर की ही ज़मीन को आप छोड़ोगे यहाँ पर, विच इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड। क्लियर है? तो इस एरिया को क्या बोला गया, स्पेसिफाइड एरिया। एग्रीकल्चरल लैंड विच इज नॉट सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया, इसके बाहर होगी तो वो क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चरल लैंड। क्लियर है? दैट वाज योर सेकंड पॉइंट। थर्ड क्या बोला है, पहला था स्टॉक इन ट्रेड, सेकंड है एग्रीकल्चरल लैंड, थर्ड ढंग से सुनेंगे। पर्सनल इफेक्ट्स, जो हमारे व्यक्तिगत सामान होते हैं, जैसे सुने ढंग से, पर्सनल इफेक्ट्स, हमारे खाने के बर्तन जो यूटेंसिल्स हैं वो पर्सनल इफेक्ट है। बर्तन बेच दो, कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, ठीक है ना। हमारे पहनने के कपड़े, ये क्या है, हमारे पर्सनल इफेक्ट्स हैं। हमारा फर्नीचर, ये हमारा पर्सनल इफेक्ट है। डाइनिंग टेबल, ये हमारा पर्सनल इफेक्ट है। हमारा पंखा, फैन, वो हमारा पर्सनल इफेक्ट है। बोलो भाई, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारा एसी जो घर पे लगा हुआ है वो क्या है, पर्सनल इफेक्ट है। उसको सेल करेंगे, कोई कैपिटल गेन राइज नहीं होगा, ठीक है ना। पर्सनल इफेक्ट्स की बात हो रही है, सामानों की। लेकिन पर्सनल इफेक्ट में कुछ चीज़ें शामिल नहीं हैं, पर्सनल इफेक्ट में भी कुछ चीज़ें शामिल नहीं हैं। सोचो, गवर्नमेंट ने कहा ये पर्सनल इफेक्ट है, ये कैपिटल एसेट नहीं है, और आप कहते हो ये चीज़ हमारी पर्सनल इफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये कैपिटल एसेट है। ना में ना का मतलब हाँ होता है, दो माइनस मिलकर क्या बनते हैं, तो एक तो ना ये है, इसमें भी ना है, तो इसका मतलब वो प्लस हो गया। मेरी बात समझ में आई? वो हाँ में कन्वर्ट हो गया। यानी अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो हमारी कैपिटल एसेट है। लगने को तो वो हमें लगेगा कि पर्सनल इफेक्ट्स हैं, बट दे आर नॉट द पर्सनल इफेक्ट्स,
दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ द पर्सनल इफेक्ट बट दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट। क्लियर? ये पर्सनल इफेक्ट्स क्या है जिनको हमने डेफिनेशन से अलग किया है? सबसे पहला डज नॉट इंक्लूड। अब इसमें भी नॉट इंक्लूड में भी नॉट इंक्लूड। कौन सा है पहला? ज्वेलरी। ज्वेलरी आपकी पर्सनल इफेक्ट्स नहीं है पर्सनल, आप पहन करके आते हो, है कि नहीं? चेन, ये सब क्या है? पहन करके आते हो, लेकिन वो पर्सनल इफेक्ट नहीं है। तो चेन स्नेचर अगर चेन खींच कर ले जाते हो वो आपका पर्सनल थोड़ी है। फिलहाल ज्वेलरी अगर आप ट्रांसफर करते हो तो कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा, कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आएगा। सर ज्वेलरी में तो कई चीजें होती हैं, तो ज्वेलरी में दो चीजें आती हैं। ज्वेलरी का मीनिंग क्या निकालते हो तुम लोग? पेन कभी ज्वेलरी हो सकती है? हो सकती है, अगर इसकी निब जो होगी, लिड जो है वो हीरे की बनी हो तो हीरे से लिखते हैं, वो पन्ना लिखेगा या फटेगा? कैप सोने का है, होता है भाई, मजाक नहीं कर रहे, होता है। पेन पर गोल्ड की लेयर चढ़ी हुई है, ये ज्वेलरी है। आप कहोगे सर ज्वेलरी तो हम लोग पहन के चलते हैं। ज्वेलरी नहीं पहनते तुम लोग ऑर्नामेंट्स पहन कर चलते हो। ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स में फ़र्क है। सोने का बिस्किट वो ज्वेलरी है लेकिन ऑर्नामेंट्स नहीं है, पहन के चलते हो उसको तब वो ज्वेलरी की कैटेगरी में आएगा, लेकिन वो ऑर्नामेंट्स नहीं है। तो ज्वेलरी को दो पार्ट में तोड़ो, एक ऑर्नामेंट्स, एक नॉन ऑर्नामेंट्स। एक ऑर्नामेंट्स, एक नॉन ऑर्नामेंट्स। ज्वेलरी दो चीज़ें होती हैं, एक ऑर्नामेंट्स और एक नॉन ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स में पहनने के आभूषण जो होते हैं, जो इसको कहते हो आभूषण, कहते हो ना। तो जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी इंक्लूड नंबर 1 ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन और अलॉय। ठीक, इन सब चीज़ों से गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जो कीमती धातु या वस्तुएं होती हैं उनको मिला करके कुछ ऐसा बना दिया जाए जो ऑर्नामेंट्स का काम करे, वो हमारा ज्वेलरी है, वो हमारा ज्वेलरी है। तो ज्वेलरी की फर्स्ट कैटेगरी तो ऑर्नामेंट्स हो गई। नॉन ऑर्नामेंट्स, इसमें सोने की लेयर चढ़ा दो, गोल्ड की, ये फर्नीचर गोल्ड की लेयर चढ़ा दो, या इस पर बीच में मैंने कोई एक डायमंड रख दिया और फिक्स करवा दिया, तो ये सब क्या है? ये भी ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगी। अब ये फर्नीचर नहीं रहा, ये फर्नीचर क्या हो गया? ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। ये ज्वेलरी है। जिस गिलास में आप पानी पीते हो दैट इज योर यूटेंसिल्स, पर्सनल इफेक्ट है। लेकिन अगर उसी गिलास का जो नीचे का बॉटम होता है उसको आप लेयर चढ़ा दो, किसकी? गोल्ड की, सिल्वर की, तो वो अब गिलास नहीं है, वो ज्वेलरी हो गई। क्या हो गई? ज्वेलरी हो गई। अब बात समझ में आई? जो आप जूते पहनते हो, चप्पल पहनते हो, सैंडल पहनते हो, उसका जो हील है उसको आप गोल्ड का कर दो, डायमंड का कर दो, है कि नहीं? फिर चलोगे नहीं, उसको सजा कर रखोगे, तो वो क्या है? वो पर्सनल इफेक्ट नहीं रहा, वो ज्वेलरी है। वो जूता क्या है? ज्वेलरी है। और जब ज्वेलरी पड़ती है तो कितना अच्छा लगता है, देखो। चलें, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ज्वेलरी को हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ा। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। स्टडी मैट का पेज नंबर 4.168 देखें, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है। ज्वेलरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ढंग से सुनना। ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल और एनी अलॉय कंटेनिंग वन और मोर सच प्रीशियस मेटल। सबको सोना चांदी सब मिलाकर कुछ बना दो तो भी ठीक है। वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, अब चाहे उसमें कीमती धातु या पत्थर तुमने लगाए हैं या नहीं, कीमती धातु नहीं सॉरी, कीमती पत्थर लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, नीलम का पत्थर होता है ना, होता है कि नहीं? और कौन से नग होते हैं? पन्ना, ये सब क्या है? ये पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं।
प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, चाहे वो आपकी जो ऑर्नामेंट्स बने हैं, आजकल मिक्सचर बहुत आता है, गोल्ड भी होगा उसमें, सिल्वर भी होगा और कुछ उसमें नग भी होंगे, हाँ या ना। अब चाहे इन किसी एक को या सबको मिलाकर आपने कोई ऑर्नामेंट्स बनाया, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल और एनी अलॉय कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रीशियस मेटल whether or not containing any precious or semi precious stone and whether or not worked or sewing any into any wearing apparel। साड़ियाँ देखते होगे, साड़ियों पर सोने की जरी की जाती है ना। अब वो साड़ी नहीं रही, वो क्या बन गई, ज्वेलरी बन गई। हाँ, तो पार्टी में अगर कोई सोने की साड़ी पहन करके आया तो क्या बोलेंगे उसको, क्या पहन के आया है, ज्वेलरी। चलो दूसरा, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन वेदर। अब देखो, एक तो हमने ऑर्नामेंट्स को भी अलग कर लिया और नॉन ऑर्नामेंट्स, दोनों चीजें उसमें शामिल हो गई। दूसरा, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन वेदर और नॉट सिट इन एनी फर्नीचर, यूटेंसिल्स और अदर आर्टिकल ऑफ वर्कड और स्यून इनटू एनी वियरिंग अपीयरल। वो जो कीमती पत्थर होते हैं या सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं, उनको आप किसी कपड़े में जोड़ दो, उनको आप किसी आर्टिकल्स में जोड़ दो, यूटेंसिल्स में जोड़ दो, तो वो सारे के सारे कपड़े, आर्टिकल्स या यूटेंसिल्स, अब वो आपके कपड़े, आर्टिकल और यूटेंसिल्स नहीं रहे, उन प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन के जुड़ने और सिल देने से क्या बन जाएंगे, ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। अब क्लियर हुआ, पक्की बात है। अगर गवर्नमेंट छूट दे देती तो लोग क्या करते, कपड़ों में ही सब झुमका ये फिक्स बनवाते हैं, कहते ये साड़ी पहनने की, उसमें सब पहले से ही प्री फिक्स्ड है, तो सब माफ हो जाता है कि नहीं। तो देखो जरा, अब तक हम लोगों ने देखा पर्सनल इफेक्ट्स, ढंग से देखें, इधर देखें, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। कैपिटल एसेट, ऑल द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज या एसेट्स वेदर और नॉट connected with the business of the SSC or not, whether these assets, capital assets, all the movable or immovable properties, whether they are connected with the business of the SSC or not, but does not include the following। कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से। सबसे पहला, स्टॉक इन ट्रेड, बिल्कुल ईजी था, वो तो हमारा पीजीबीपी चैप्टर में जाता है। सेकंड मैंने बताया एग्रीकल्चरल एंड विच इज़ नॉट सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया, और जो स्पेसिफाइड एरिया के बाहर हो। स्पेसिफाइड एरिया क्या बताया, म्यूनिसिपल बोर्ड या कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट के अंदर कोई भी ज़मीन आएगी और उसकी पॉपुलेशन, अगर उस पर्टिकुलर बोर्ड की पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम हो तो वो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन अगर अधिक है तो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, वो स्पेसिफाइड एरिया है। हाँ, उस लिमिट के बाहर 8 किलोमीटर के अंदर अगर कोई ज़मीन है तो भी वो क्या मानी जाएगी, स्पेसिफाइड एरिया ही मानी जाएगी। चलें, यानी स्पेसिफाइड एरिया के अंदर अगर कोई ज़मीन होगी तो वो क्या मानी जाएगी, अर्बन। चलो, तो एग्रीकल्चरल लैंड। थर्ड है पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट में मैंने सबसे पहले क्या हटाया, ज्वेलरी। ज्वेलरी में से दो चीज़ें निकली, ऑर्नामेंट्स एंड नॉन ऑर्नामेंट्स। अब चाहे ऑर्नामेंट्स किसी भी चीज़ से बने हों, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन चाहे लगे हों ना लगे हों, और एनी प्रीशियस मेटल और अलॉय, कोई भी मिक्सचर इनका, ठीक, वो ज्वेलरी बन जाती, वो ज्वेलरी है। कोई भी पत्थर हुआ या इन सब जो प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन है, गोल्ड है, सिल्वर है, किसी आर्टिकल में जोड़ दो, किसी यूटेंसिल्स में जोड़ दो, वो क्या बन जाएगा, ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक, तो ज्वेलरी को हम लोगों ने किनारे किया। दूसरा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। पुरातत्व विभाग का, अभी तुम लोग का देखो गड्ढे खोद रहे थे नहीं, कि क्या निकलेगा जमीन से, सोना निकलेगा। अब पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद तो हवा हवाई हो गई इन्फॉर्मेशन या न्यूज़, कोई जानता भी नहीं अब उसके पीछे क्या हुआ, बाबा जी का क्या हुआ तो बाबा जी का टुल्लू देखें इधर। तो ज्वेलरी और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो पुराने ज़माने का, मैंने घर में फावड़ा निकाल करके कुछ खोदा, अंदर से आवाज़ आई टन, पता चला पुराने ज़माने का घड़ा निकला लोहे का,
यहाँ कुछ भी निकला, अब लोहा तो वो हो गया होगा, जंग का कर उसमें मिक्स हो गया होगा सोने का घड़ा निकला, तो वो सोने का घड़ा निकला तो वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हाथ में चला जाएगा, पुरातत्व विभाग से रिलेटेड है। एवन कुछ पुराने बर्तन मिट्टी के निकल गए, है कि नहीं, जो 10 दिन पहले मैंने ही गाड़ कर रखे थे, तो देखो तो वो सब क्या होगा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पुरातत्व विभाग। कंकाल निकला पेंटिंग्स, पेंटिंग्स भी हमारी क्या होती हैं पेंटिंग्स की अगर बात करें, हम जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में पीछे एक बड़ी सी पेंटिंग लगा दी और लिखा हुआ था नीचे M.F. हुसैन। कोई आया, किसने बनाई है ये, तो मैंने कहा M.F. हुसैन की बनाई हुई है। कितने की थी, मैंने कहा 50 लाख रुपए की। देखो अपनी शानो शौकत के लिए मैंने 50 लाख रुपए का एक छोटा सा एक पेंटिंग अपने दीवार पर खड़ा कर दिया। वैसी पेंटिंग ये भी बना सकता है, वो भी बना सकता है, समझ में तो किसी को नहीं आनी है कि नहीं, समझ में तो आती ही नहीं, वो लिखा क्या है, बताना क्या चाहता है। बस ऐसे पेंट लिया था और ऐसे मार दिया था, वो M.F. हुसैन का बन गया। तो कहने का मतलब ये है वो 50 लाख 25 लाख ये सब क्या है। धमाल में देखे होगे तो घोड़ा और घास घास है तो घोड़ा कहाँ है, वो घोड़ा घास खाकर कहीं टहलने गया है, तो वही बात है यहाँ पर भी, है कि नहीं। तो वो पेंटिंग्स, ठीक है। एक आदमी था, वो गया मार्केट में और देखा कि ढेर सारी पेंटिंग्स बिक रही हैं, ढेर सारी पेंटिंग्स बिक रही हैं। एक उसने पेंटिंग देखी जिसमें एक बूढ़ा आदमी ऐसे बंदूक लेकर के खड़ा है फौज की वर्दी में। उसने कहा कितने की है ये पेंटिंग, तो उसने कहा 100 रुपये की। कहा 100 रुपया, 80 रुपये में दो ना। कहा नहीं, कहा मेरे पास 80 रुपये। कहा नहीं देंगे, जाओ इधर से। कुछ दिन बाद वो अपने दोस्त के यहाँ खाना खाने गया था, दोस्त के यहाँ देखा दीवार पर वही सेम पेंटिंग टंगी हुई है। पूछा भाई कौन है, तो कहा ये मेरे मरहूम दादाजी हैं जो दुश्मनों के साथ जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो कहा बेटा 20 रुपए की कमी पड़ गई, नहीं तो आज ही मेरे दादाजी होते है कि नहीं निधि, हाँ करिए सर, इधर देखो। तो यह है पेंटिंग, क्या है ये पेंटिंग। तो पेंटिंग्स भी हमारी क्या होती हैं, ज्वेलरी नहीं पढ़ रहे हो, पेंटिंग्स क्या होती हैं हमारी, कैपिटल एसेट्स होती हैं। यानी अगर मेरे पास कोई पेंटिंग पड़ी हुई है कीमती, नॉर्मल पेंटिंग नहीं 10-20 रुपए वाली पेंटिंग जो कीमती है, जिसकी मार्केट वैल्यू है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। वो पेंटिंग्स क्या हैं, कैपिटल एसेट्स हैं। स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट का क्या सिस्टम है, क्या लेना देना यहां से। तो जरा ढंग से देखें कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं पर्सनल इफेक्ट से। पहला ज्वेलरी, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, साइंटिफिक वर्क, ये सब चीज़ें क्या की गई हैं, कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आई। स्कल्पचर्स वगैरह पर आएंगे क्या होता है। ये सब चीज़ें क्या हैं, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में डाली गई हैं कि भैया ये कैपिटल एसेट्स हैं, इनको एक्सक्लूड किया गया है। एक्सक्लूड में से भी एक्सक्लूजन है, यानी ये इंक्लूजन है। क्लियर है। तो पहला हम लोगों ने देखा स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चरल लैंड, पर्सनल इफेक्ट। फोर्थ आएगा नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स। नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट आपको गोल्ड बॉन्ड इशू करती है। गोल्ड बॉन्ड इसलिए इशू करती है कि गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है। जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है, वॉर होती है, तो तुम लोग को ये अच्छी तरह मालूम है वहाँ पर इसकी कीमत क्या हो जाती है,
ज़ीरो। मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। तुम्हारी जेब में 5 लाख रुपए हैं और अगर भगवान न करे किसी दूसरे देश के साथ क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, वॉर की सिचुएशन आ जाए, तो उस केस में आपके जेब में जो 5 लाख रुपए है ना, वो एक कौड़ी के भी नहीं है, किसी मतलब के नहीं है। वहाँ पर वैल्यू किसकी है? इसकी, सामानों की। देखो तो उस समय दंगे फसाद बढ़ जाते हैं, लोग दुकानों में लूटपाट करने लगते हैं, क्योंकि वैल्यू उनकी है। जो आपकी जेब में पैसा है वो पैसा कागज़ के बराबर है। जब युद्ध होता है तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है? पैसा। और हर कोई जानता है कि जब युद्ध होगा तो लोग क्या करेंगे मालूम है? क्या करेंगे मालूम है? गवर्नमेंट तुरंत नोट छापने का काम करेगी। दूसरे दो देश भी ये सब चीज़ें जानते हैं कि अब क्या होगा, नोट पे नोट छापा जाएगा। अरे जब नोट छापा जा रहा है, प्रिंट हो रहे हैं, तो उसकी क्या वैल्यू है? वो तो कागज़ के बराबर है, उसकी कोई वैल्यू रही नहीं। हाँ या ना? हमारे पास जो करेंसी है उसकी वैल्यू इसलिए है आज की डेट में क्योंकि उसके पीछे सिक्योरिटी रखी हुई है। किस चीज़ की? गोल्ड की। ठीक है ना? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने उसकी सिक्योरिटी रखी हुई है, तभी हमने वो प्रिंट किए हैं, तभी वो जो मेरे जेब में पैसे दिख रहे हैं वो रुपए की वैल्यू है। अगर वहाँ से गोल्ड की सिक्योरिटी हटा दो, पैसे की वैल्यू खत्म। तो जब हम एक्सेस मनी प्रिंट करेंगे तो वो क्या होगी? करेंसी मेरे लिए ज़ीरो के बराबर होगी और उसकी कोई वैल्यू अब नहीं रह जाएगी, क्योंकि हम सारा का सारा पैसा कहाँ लगा देंगे? गोला बारूद खरीदने में। पक्की बात है। और दूसरे देश उस पैसे पर रिलाय भी नहीं करेंगे, उस करेंसी पर रिलाय नहीं करेंगे। उनको क्या चाहिए? गोल्ड। तो गवर्नमेंट हम लोगों से कहती है आप हमें गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाओ। देखो वर्ड लिखा हुआ है नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड। हाँ है ना? आपने पैसा दिया, किस फॉर्म में दिया? गोल्ड के फॉर्म में। आपने गवर्नमेंट को अपना गोल्ड दे दिया। जब अफगानिस्तान में लड़ाई हुई थी तो गवर्नमेंट ने अपील की थी सारे पब्लिक से, सिटीजन से, कि आप लोग पास जितना गोल्ड है वो हमारे पास ले आओ। तो वहाँ के जितने भी सिटीजन से अपना गोल्ड ले लेकर के गवर्नमेंट को दीजिए। मालूम है ये बात? नहीं मालूम है? तो उस समय गोल्ड की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? गोल्ड की। अब गवर्नमेंट ने आपसे तो गोल्ड ले लिया, आपको दिया क्या? क्या दिया? कागज, एक बॉन्ड दे दिया। ठीक है ना? क्या दे दिया? बॉन्ड दे दिया। जब भी देने की बात आती है तो बाबा जी का ठुल्लू याद आता है। तो गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया? बॉन्ड दिया। तो उसी को कहा जाता है नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड। अब बताओ आप देशहित में काम कर रहे हो या नहीं? आपसे बड़ा पैट्रियट आदमी कौन होगा कि आपने अपना गोल्ड उठाकर गवर्नमेंट को दे दिया? तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक, ये एसेट अब आपकी एसेट नहीं रही, मतलब ये एसेट अब कैपिटल एसेट नहीं रही। अगर आप इनको ट्रांसफर भी करोगे तो भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। क्लियर है? पक्की बात है। तो नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड को आप ट्रांसफर भी करोगे तो भी उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं अराइज होगा, क्योंकि ये कैपिटल एसेट तो है ही नहीं। लास्ट है स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। स्पेशल बियरर बॉन्ड, ये भी एक तरीका है लोगों से फंड इकट्ठा करने का, लेकिन जरूरी नहीं कि केवल वॉर के केस में हो। अदर देन वॉर की सिचुएशन में जब गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है आपसे तो उसके बदले आपको देती है स्पेशल बियरर बॉन्ड। उस केस में भी क्या है? इसको कैपिटल एसेट नहीं माना गया है। तो ये 5 एसेट्स है जिनको कैपिटल एसेट नहीं माना गया। पहला स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चरल लैंड, पर्सनल इफेक्ट्स, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड एंड स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। ठीक, पक्का ना? स्टडी मेट में आपके एक और दिया हुआ है 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, उसको भी आप लिखना चाहें तो लिख लें। 6.5%, 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स। तो नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड हुआ या गोल्ड बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही में आ जाएंगी। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है? एक बार और देखते हैं सारी चीज़ें। क्या पढ़ा हम लोगों ने? कैपिटल गेन चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 45। सेक्शन 45 कहता है एनी gain, any profit or gain arising from transfer of a capital asset is chargeable to tax under the head capital gain in the same previous year in which the transfer took place or taken place. Now, the first definition which was given under section 2 subsection 14 regarding your capital asset,
Capital asset means all the movable or immovable properties, whether those properties or assets are connected with the business of the assessee or not, but does not include the following. Number 1, stock in trade. Number 2, agricultural land which is not situated in a specified area. Number 3, personal effect but does not include what? Jewelry, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, आर्ट वर्क, पेंटिंग, ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें, ड्राइंग जो जानते हो कला, वो ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं, यानी ये कैपिटल एसेट्स होती हैं। फिर से आगे बढ़े, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड बॉन्ड्स, और लास्ट है स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। दैट्स इट। इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट है तुम लोग की डेफिनेशन, सेक्शन 247, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर की डेफिनेशन, ट्रांसफर में क्या क्या शामिल हैं। तुम लोग ट्रांसफर का मतलब केवल एक ही चीज से लेते हो, ढंग से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ट्रांसफर का मतलब जब भी दिमाग में आता है, ट्रांसफर मतलब ये यहां से उधर चली गई एसेट, वहां से पैसा आ गया, इसको तो हम सेल का नाम देते हैं, इसको तो हम सेल का नाम देते हैं। मैंने यहां से एसेट इसको बेची, वहां से पैसा ले लिया, दैट इज अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेल ओनली। ये नॉर्मल सेल हुई, क्लियर है। ट्रांसफर में केवल सेल नहीं आता, ट्रांसफर में और भी बहुत कुछ आता है। नंबर 1, सेल, एक्सचेंज, तुमने मुझसे मशीन ले ली और तुमने मुझे अपनी कार दे दी, ठीक, ये भी ट्रांसफर हो गया। सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट्स, ऑफ व्हाट? एसेट और कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स, सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट, क्लियर। दूसरा, हाँ बोले, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन। ये सर दोनों कंफ्यूज हो गए, ये रेलिंक्विशमेंट क्या है और ये एक्सटिंग्विशमेंट क्या है, दोनों में फर्क क्या है, क्यों? मैंने ये फर्नीचर यहां से उठाया और किनारे एक जगह जाकर के रख दिया, नाउ इट इज ऑफ नो यूज, इसका कोई यूज नहीं है, इसको हम कहते हैं रेलिंग करना। क्या करना? रेलिंग करना, ठीक। रिप्लेनिशमेंट दूसरी चीज होती है, रेलिंक्विशमेंट दूसरी चीज होती है। रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है खाली करो और भरो, हम यहाँ रिप्लेनिशमेंट की बात ही नहीं कर रहे, हम रेलिंक्विशमेंट की बात कर रहे हैं। रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है यहाँ से हटा दो, आई डोंट वांट टू यूज दिस एसेट मोर, इसको कहते हैं रेलिंग करना। ये भी ट्रांसफर है। सोचो, मैंने इस एसेट को किनारे रख दिया कि नाउ आई विल नॉट यूज दिस एसेट मोर फॉर माई बिजनेस प्रोफेशन और एट माई होम, तो हम इसको मतलब इसको क्या कर रहे हैं? रेलिंग कर रहे हैं। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या होता है? ये मेरी कैपिटल एसेट लो मतलब बैठे रहो, ये एक मेरी कैपिटल एसेट लो, अब इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज इवन अ सिंगल पैनी फ्रॉम यू, क्लियर है। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सटिंग माई सेल्फ फ्रॉम द राइट देयर इन, मैं अपने आप को बिल्कुल अलग कर रहा हूँ, एक्सटिंग कर रहा हूँ, इस पर जो मेरा अधिकार है इस पर मैं बिल्कुल किनारे हो रहा हूं, मैं अपना अधिकार छोड़ रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? ये लो पेन, अब आज से ही तुम्हारी, तो इसका मतलब क्या है? मैं इस पर अपना अधिकार छोड़ रहा हूं, इसको हम कहते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन। इस पर जो भी मेरा अधिकार था उस पर से मैं अपने आप को क्या कर रहा हूं? अलग कर रहा हूं, तो इसको हम कहते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन। और रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है एसेट्स को किनारे कर देना। तो पहला है सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट, दूसरा है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन, थर्ड है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इधर देखें, मैंने सोचा कि क्यों ना हम
प्रॉपर्टी डीलिंग का काम स्टार्ट करें। दिमाग में ऐसे ही ख्याल आया, खूब लोग कमाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं खूब कमाते हैं, चलो हम भी ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू करेंगे। और स्टार्ट जानते हो कहाँ से करते हैं? अपने ही घर को बेच करके करते हैं। तो इसका मतलब एज एंड व्हेन आई थिंक अबाउट टू सेल माई ओन हाउस, और मेरा घर क्या है? वो कैपिटल एसेट है कि नहीं? जैसे ही मैंने सोचा कि मैं अपने घर को अब बेचूंगा, सबसे स्टार्टिंग में अपने घर से स्टार्ट करूंगा ये बिजनेस करना, तो बताओ क्या वो घर अब मेरा घर है या वो स्टॉक बन गया? वो स्टॉक में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब जमीनें खरीदना और बेचना मेरा काम हो गया। तो वो अब मेरा घर नहीं रहा, वो कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो गई किस में? स्टॉक इन ट्रेड में। तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। चलो मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, सुनो ना तुम लोग, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, मेरी ढेर सारी ज़मीनें हैं, उसमें से एक ज़मीन मैंने अपने यूज़ के लिए रख ली, अपने घर के लिए, तो ये नहीं है कन्वर्जन? क्या उसको कैपिटल एसेट नहीं मानोगे? ट्रांसफ़र नहीं मानोगे? नहीं, वो तो स्टॉक का कन्वर्जन हुआ है कैपिटल एसेट में। हम यहाँ पर केवल कैपिटल एसेट का स्टॉक में कन्वर्जन को ट्रांसफ़र ले रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट नहीं कंसीडर कर रहे हैं। वो तो हमारा पीजीबीपी हो गया। जब हम अपने स्टॉक को ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर क्या क्रिएट होता है? पीजीबीपी। और सबसे पहला वही था कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में, देखो तो सबसे पहला एक्सक्लूजन वही था। तो स्टॉक इन ट्रेड तो हमारा कैपिटल एसेट होता ही नहीं है, हाँ या ना? तो अगर आप अपने स्टॉक इन ट्रेड को कहीं भी ले जाओगे, ट्रांसफर करोगे कैसे भी, तो उस पर पीजीबीपी अराइज होगा, उसका कैपिटल गेन से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ? तो अगर मैंने अपनी जमीन जो मैं प्रॉपर्टी डीलिंग में यूज करता था, मैंने ट्रांसफर कर ली अपने रहने के लिए, तो कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू पर्सनल है। बात समझना, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट है। तो वहां पर पीजीबीपी अराइज होगा, न कि कैपिटल गेन। यहां पर हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कैपिटल गेन। यानी जहां कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो, तो यहां कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ है किसमें? कन्वर्जन हुआ है स्टॉक इन ट्रेड में। तो केवल यही टॉपिक कवर होगा। स्टॉक को आप कहीं ले जाओगे तो पीजीबीपी का मैटर है, पक्की बात है ना? यहां हम किसकी बात करते हैं? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तीन चीजें अभी तक हुई ट्रांसफर की डेफिनेशन में, तीन। पहला सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट। सेकंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन। थर्ड कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। गवर्नमेंट देखते हो ना, जमीनें जबरदस्ती खरीद लेती है किसानों की, लोगों की, हाँ या ना? जबरदस्ती खरीद ली, उनको कंपनसेशन दे दिया। तो सामने वाले ने कहा ये तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं। क्यों ट्रांसफर नहीं हुआ? जमीन जबरदस्ती खरीदी, मेरी इच्छा ही नहीं थी बेचने की। भैया इच्छा हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ने खरीदी, आपने ट्रांसफर कर दी ना, वो भी ट्रांसफर है, वो भी ट्रांसफर है, वो भी क्या है? ट्रांसफर है। तो कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। पहला बताया सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट। सेकंड बताया एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन। थर्ड बताया कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। फोर्थ बताया कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। फिफ्थ है मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। सर ये क्या था कि जीरो कूपन बॉन्ड्स को यहां लाया गया? हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। अगर जीरो कूपन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी होती, ट्रांसफर की डेफिनेशन में आएगा। क्यों लाया गया ट्रांसफर की डेफिनेशन में, बाद में डिस्कस करेंगे इस पर। तो अगर जीरो कूपन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी होती है और जिसको मैंने वो जीरो कूपन बॉन्ड्स दिया था उसने बॉन्ड वापस किया, मैं कंपनी हूं, मैंने उसको उसका पैसा दे दिया जो हमने कमिट किया था, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। तो सेल, एक्सचेंज और रेलिक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ एंड मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो आप, वो ट्रांसफर माना जाएगा। कौन सा ट्रांजैक्शन ट्रांसफर माना जाएगा? कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो वो ट्रांसफर माना जाएगा, बशर्ते सामने वाले को आप राइट दे देते हो उस एसेट को एंटरटेन करने के लिए। क्या करने के लिए? एंटरटेन करने के लिए। नाउ द अदर पर्सन विल स्टार्ट टू एंटरटेन ऑन द पर्टिकुलर एसेट, मूवेबल और इमूवेबल, जस्ट लाइक एन ओनर। एक ओनर की तरह वो उस प्रॉपर्टी को एंटरटेन करेगा। तो वो क्या है?
ट्रांसफर हो गया। इसमें दो चीजें आएंगी। पहला, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हुआ क्या था, इसने मुझसे कहा कि सर जी मेरे पास ये ज़मीन है। मैंने कहा है तो अच्छी बात है, बधाई हो। इसने कहा सर जी बधाई तो हो, लेकिन ऊपर हमको इस पर 10 माले की बिल्डिंग बनानी है। मैंने कहा मैं बना दूंगा, 5 करोड़ रुपए लूँगा। कितने रुपए लूँगा? 5 करोड़। इसने कहा डन। डन डनाडन करते हुए मैंने ये 10 माले की ज़मीन बना दी। इसने मुझे 4.5 करोड़ रुपए कैश में दिए और बाकी जब 50 लाख रुपए रेस्ट मैंने इससे मांगा तो इसने कहा सर जी आप टॉप फ्लोर ले लो। क्या कहा? आप टॉप फ्लोर ले लो। देखो तो पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इसने मुझे ऊपर वाला माला दे दिया। हाँ या ना? ट्रांसफर हुआ कि नहीं? ट्रांसफर हुआ या नहीं? ट्रांसफर हुआ या नहीं? जबकि मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं है प्रॉपर्टी का। क्या ट्रांसफर हो गया? हो गया, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 57 में कहा गया है, सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में कहा गया है कि प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड ओनर होना जरूरी नहीं है। प्रॉपर्टी आपके फेवर में मान ली जाएगी अगर आप प्रॉपर्टी को एंटरटेन करते हो तो। प्रॉपर्टी की चाबी आपके पास है, तो मैंने इसको ऊपर वाले माले की, इसने मुझे क्या दे दी? ऊपर वाले माले की चाबी दे दी। नाउ द कीज इन माई हैंड, आई विल बी ट्रीटेड एज अ ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। इसका मतलब इसने वो एसेट क्या कर दी? मुझे ट्रांसफर कर दी। अब बात समझ में आई? भले ही मैं रजिस्टर्ड ओनर नहीं हूं, रजिस्टर्ड ओनर नहीं हूं, मेरे पास क्या है? चाबी। चाबी तो गार्ड के पास भी रहती है। मैं ओनर की तरह उस घर को यूज कर रहा हूं, घर की चाबियां मेरे जिम्मे रहती हैं। जरा देखें स्टडी मैट ट्रांसफर की डेफिनेशन, पेज नंबर 4.170। द सेल, एक्सचेंज और relinquishment of the asset, extinguishment of any right therein, compulsory acquisition under any law, conversion of a capital asset into stock in trade, maturity of zero coupon bonds। अब देखें दो पॉइंट जो मैंने लास्ट में बताए। पहला, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लिखा हुआ है सम टाइम पोजीशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गिवन इन कंसीडरेशन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? For example, A enters into an agreement for sale of his house. The purchaser gives the entire sales consideration to A. A hands over complete right of possession to the purchaser since he has realized the entire sales consideration. ठीक है, अगर घर आपके नाम हो जाता है या आपके नाम ट्रांसफर कर दिया जाता है, आप उसके ओनर बन जाते हो। रजिस्टर्ड ओनर होना जरूरी नहीं है। तो सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का यहाँ पर हवाला नहीं दिया है, मैंने बता दिया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 53A में साफ साफ कहा गया है कि रजिस्टर्ड ओनर इज नॉट अ नेसेसरी क्राइटेरिया टू हैविंग एन ओनरशिप। तो रजिस्टर्ड ओनरशिप होना जरूरी नहीं है। क्लियर है? पोजीशन आपके हाथ में है, दैट इज मोर देन सफिशियंट। लास्टली, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन कर लो जो अल्टीमेटली आपको एंटरटेन करने का राइट प्रोवाइड कर दे। क्या प्रोवाइड कर दे? उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आप जैसे चाहो यूज करो। अगर ये राइट मिल जाता है तो भी ट्रांसफर मान लिया जाता है। जरा देखें, लास्टली दे आर सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन विच हैव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। दैट्स इट। हाँ या ना? कैसे है जरा ढंग से देखें, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो, ये बिल्डिंग बनानी है, इसको भी घर चाहिए, इसको भी घर चाहिए, उसको भी घर चाहिए, उसको भी घर चाहिए, इधर भी घर चाहिए, इनको भी घर चाहिए। 20-25 फ्लैट चाहिए सबको। तुम्हारे जेब में 3 लाख, तुम्हारे जेब में 5 लाख, तुम्हारे जेब में 8 लाख, घर बन जाएगा सबका? तुम घर बनवा लोगे 3 लाख में? नहीं बन पाएगा। लेकिन देखो तो एकता में ताकत होती है। पक्की बात है ना? सबने 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख एक जगह अगर रखो तो 1 करोड़ हो गया। 20 लोग मिलाकर 1 करोड़ रुपए। और 1 करोड़ में क्या 20 फ्लैट नहीं बन सकते? आराम से बन जाएंगे। इन लोगों ने क्या किया? एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, या सोसाइटी बना ली, या इन लोगों ने कंपनी फॉर्म कर ली और उस कंपनी में इन लोगों ने पैसा ट्रांसफर कर दिया और कंपनी ने इनको क्या दे दिया? शेयर दे दिए। ये ले शेयर, ये ले शेयर। तुझे 2 लाख का शेयर, तूने 2 लाख दिया था, तू 5 लाख का शेयर, तू 5 लाख रुपए का शेयर ले। सबको सबका शेयर होल्डर बना दिया। पक्की बात है? अब कंपनी के पास एसेट्स में कैश हो गया और लायबिलिटी में शेयर कैपिटल दिख रही है। कंपनी ने उस 1 करोड़ का क्या किया? जमीन खरीदी और उस पर फ्लैट बना दिए।
और बेच दिया ना, तुम लोग को ट्रांसफर कर लिया। यू आर द मेंबर ऑफ द कंपनी, यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। नाउ अगेंस्ट द शेयर, अगेंस्ट द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी, वी आर जस्ट गोइंग टू अलॉट अ फ्लैट टू यू। आपको शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट एक फ्लैट, आपको एक शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट आपको फ्लैट 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 सबको फ्लैट दे दिया। ओनर कौन है उस जमीन का? कंपनी। जमीन किसके नाम से है? बिल्डिंग किसके नाम से है? कंपनी के नाम से। आपको केवल शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट चीज क्या की गई है? ट्रांसफर की गई है। नाउ यू आर वेरी मच एनेबल टू एंजॉय द प्रॉपर्टी एज अ ओनर। अब बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? बात समझ में आई? ये वही है, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका अल्टीमेट इंपैक्ट ये हो कि आपको एक राइट मिल जाता है उस प्रॉपर्टी को एंटरटेन करने का एनी हाउ, तो क्या मान लिया जाएगा? लास्ट सिचुएशन। तो ये भी ट्रांसफर है। क्लियर? तो एक तो हो गया आपका टीपीए 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 53A के अकॉर्डिंग, पोजेशन, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट है तुम्हारा कि एनी ट्रांजैक्शन which have ultimate impact like transfer or make the transferee की transferor to make the transferee to entertain all the things as a owner in that particular asset। तो इतनी चीज़ें हो गई डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर में। पहला सेल, एक्सचेंज और relinquishment, extinguishment of right therein, conversion of a capital asset into stock in trade, compulsory acquisition under any law, maturity of zero coupon bonds, and TPA Act 1882 के section 53A के according, and any transaction which has the ultimate impact to make you enable to enjoy the asset। That's it। तो घर से आप सेक्शन 45, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 एंड सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 करके आएंगे। ये बेसिक चीज़ थी कैपिटल गेन की। थैंक यू बच्चों।